अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल कीज़। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ द नेक्स्ट एलेबोरेशन ऑफ अ टॉपिक रिलेटेड टू द मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हम दो तरह के मोटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, बी मोटिव्स एंड डी मोटिव्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं मोटिवेशनल मैकेनिज़्म के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैस्लो ने ना ये 1968 के अंदर डिज़ाइन किया था और इसके बाद उसने अपनी थ्योरी पेश की थी 1970। तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म ये है जो हमें बताता है कि कौन कौन से ऐसे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट्स हैं एक नीड हायरार्की के अंदर, जो कि हमारे सारी मोटिवेशन और बिहेवियर वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसने दो तरह के मैकेनिज़म्स के बारे में बात की थी। फर्स्ट वन इज़ द डेफिशिएंसी मोटिव एंड सेकंड वन इज़ द ग्रोथ मोटिव। और ये दोनों ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जिसकी वजह से एक पूरी हायरार्की फॉर्म होती है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द डेफिशिएंसी मोटिव्स। तो डेफिशिएंसी मोटिव्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि किसी एक ख़ास चीज़ की या ख़ास सेटिस्फेक्शन की या किसी ऐसी नीड के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है जिसकी वजह से एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर जो है या एक सर्टेन काइंड ऑफ गोल जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है। डेफिशिएंसी मोटिव के अंदर क्या होता है कि हमारी जो नीड होती है वो अनफुलफिल्ड रह जाती है, जिसकी वजह से स्टेट ऑफ टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब इस स्टेट ऑफ टेंशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हैं फॉर दी अकम्पलिशमेंट ऑफ द गोल और द माइलस्टोन। और उसके रिज़ल्ट के अंदर हम लोगों का जो बिहेवियर होता है या पर्सनैलिटी जो होती है उसकी अल्टीमेटली डेवलपमेंट भी हो रही होती है। फर्दर हम ये भी देखते हैं कि जो डी मोटिव्स या डेफिशिएंसी मोटिव्स है, इसको हम डेप्रीवेशन मोटिव्स भी कह सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम है। तो इसकी वजह से बेसिकली जो हमारी स्टेट ऑफ टेंशन आ रही है वो एक किस्म की हमारी अर्ज प्रोवाइड कर रही होती है हमारे किसी भी बिहेवियर की। अब जो हमारा बिहेवियर होता है वो अल्टीमेटली हमारा गोल बन जाता है और टेंशन को रिड्यूस करने से जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाता है। अब जब टेंशन होती है तो उसमें दो तरह की स्टेट्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिसफंक्शनिंग एंड सेकंड वन इज़ द डिस्टर्बेंस, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। मैं आपको रिकमेंड करूँगी काइंडली आप उस वीडियो को भी ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिए। फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम टेंशन को किसी भी एक्शन या किसी भी प्रोसेस के थ्रू इक्विलिब्रियम के ऊपर ले आते हैं या फिर उस स्टेट ऑफ टेंशन को ख़त्म कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा बैलेंस होता है वो रीस्टोर्ड हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से डेली लाइफ में से देती हूँ कि लाइक हमारे पास अगर एक रबर बैंड है, हम उसको खींचते हैं तो उसमें एक स्टेट ऑफ टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब तब तक उसमें दोबारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ बैलेंस या एक स्टेबल स्टेट नहीं आएगी जब तक कि हम उसको वापस छोड़ दें और वो अपनी असली हालत पर यानी इलास्टिसिटी को ख़त्म करके वापस ना आ जाए। तो इसी तरह हमारी जो साइकोलॉजिकल नीड्स या पर्सनैलिटी वगैरह होती है, ये भी इसी तरह स्टेट ऑफ टेंशन में जाती है जब भी हमें किसी भी किस्म की जो हमारी नीड होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही होती। जब हमारी नीड फुलफ़िल हो जाती है तो अल्टीमेटली हम अपनी जो बैलेंस होता है उसको दोबारा रिस्टोर कर लेते हैं। उसने कहा था कि जो डेफिशिएंसी मोटिव का मैकेनिज़्म है ना, ये ज़्यादातर ऑपरेट कर रहा होता है हमारी लोअर बेसिक नीड्स के ऊपर, जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। मिसाल के तौर पे फ़िज़िकल नीड्स आ गई, साइकोलॉजिकल नीड्स आ गई, इसके अलावा सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस की नीड आ गई, लव अफेक्शन वगैरह की, और सेल्फ एस्टीम की भी कुछ हद तक डेफिशिएंसी नीड के अंदर हमारे लाए करते हैं। डेफिशिएंसी नीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शख्स की एक गोल को अचीव करने के लिए, गोल की फॉर्मेशन के अंदर, पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के अंदर, और ये हर इंसान के अंदर होती हैं क्योंकि बेसिक नीड्स की कंप्लीशमेंट हर पर्सन ने करनी होती है। लाइक अगर हम फिज़िकल नीड्स की ही बात करें तो फिज़िकल नीड्स भी हर एक जो इंसान होता है उसने करनी होती है। तो ये डेफिशिएंसी नीड्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं, हर एक पर्सन के अंदर पाई जाती है। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट दी ग्रोथ मोटिव मैकेनिज़्म या फिर बी मोटिव्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक्चुअली इनको बी मोटिव्स क्यों कहा जाता है। हालांकि इनका नाम तो ग्रोथ मोटिव है, तो इसको जो है ना हम बीइंग मोटिवेशन भी कहते हैं, तो इसी की वजह से हम इसको बी मोटिव्स का नाम भी देते हैं। बी मोटिव जो होते हैं हमारी नीड सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन ये हायर लेवल को ऑपरेट कर रहे होते हैं। लाइक ये थोड़ा सा इनका जो एक फंक्शन या प्रोसीजर होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द डी मोटिव्स। और ये रिलाय कर रहे होते हैं द हायर मोटिव्स लाइक सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह। और ऑब्वियसली इनकी जो जिन चीज़ों को इन्होंने टारगेट किया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं, प्लस उनकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू द लोअर नीड्स कम है और इनको अचीव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऑब्वियसली जब कोई पर्सन इसको इन दो लेवल्स को अचीव करता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है।
और यहाँ पे ग्रोथ की जो बात हो रही है वो साइकोलॉजिकल ग्रोथ की हो रही है। जब एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाता है वो साइकोलॉजिकली हेल्दी कंसिडर किया जाता है और सबसे सुपीरियर बीइंग कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। तो जब हम ग्रोथ मोटिव्स की बात करते हैं, बी मोटिव्स की बात करते हैं, तो इनको ग्रोथ मोटिव्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो पर्सन है वो अपनी ग्रोथ को अटेन कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो प्राइमरी नीड्स पे फोकस करे। वो इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देता है कि एक्चुअली वो है क्या, और अपने आप को जो एक फाइंडिंग होती है उसको करना शुरू हो जाता है, उसको हासिल करना शुरू हो जाता है, और एज अ रिज़ल्ट वो एक जो डेवलपमेंट की राह या ग्रोथ की राह होता है उसको ऊपर चलना शुरू कर देता है। फर्दर हम देखते हैं कि ग्रोथ मोटिव जो होते हैं ये एक जो है ना हम कह सकते हैं किसी तरह के ये एक नॉन सेंस ऑफ अर्जेंसी है, और ये जो ड्राइव्स हैं वो अटेन होते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल से रिलेटेड। इसके अंदर ये नहीं होता कि हम जो है ना स्टडीली प्रोग्रेस कर रहे हों, बल्कि इसमें ये होता है कि हम रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअलाइजेशन और टुवर्ड्स द पोटेंशियल। जब एक पर्सन मोटिवेट हो जाता है इस चीज़ से रिलेटेड कि उसने अपनी ग्रोथ को या फिर अपनी जो एक्चुअल सेल्फ है उसको हासिल करना है, तो ऑब्वियसली उसकी जो एक स्टेट ऑफ टेंशन होती है वो भी बढ़ जाती है। जब तक वो इंसान अपनी इस नीड को कंप्लीट नहीं करता तब तक स्टेट ऑफ टेंशन रहती है, और अगर जो है स्टेट ऑफ टेंशन को रिड्यूस करना है तो उसके लिए सिर्फ एक यही आखिरी हल होता है हमारे पास कि हम अपनी नीड को अकम्प्लिशमेंट कर लें, लाइक सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाए। और अगर कोई पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी जो एक अर्ज या फिर एक नीड आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है। आपने काफ़ी वीडियो देख ली होगी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो काइंडली मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ। मैंने रिसेंटली इवैल्यूएशन की थी तो सिर्फ 26% ऑफ द पॉपुलेशन जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी सब ने अभी तक अनसब्सक्राइब ही किया हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे काफ़ी ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की, तो प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो एक 4000 का वॉच टाइम का एक गोल है और प्लस ये 1000 सब्सक्राइबर्स का जो गोल है वो मैं अचीव कर सकूँ। तो मेरी मदद करें। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बी मोटिव्स एंड द डी मोटिव्स। तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ है एक यहाँ पे मैं डिफरेंस एज सच नहीं बता रही, बट ये मैं बता रही हूँ कि इनका जो क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है ना वो हमारी हायरार्की में किस तरह से हेल्प कर रहा होता है। तो बी मोटिव्स और डी मोटिव्स का जो डिफरेंस होता है यही हमारी हायरार्की की जो फॉर्मेशन है या मेंटेनेंस होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। लाइक जो बी मोटिव्स हैं वो ऑब्वियसली हायर लेवल को जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं, जबकि जो डी मोटिव्स हैं ये लोअर लेवल यानी जैसे मिसाल के तौर पे फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सम बेसिक अदर नीड्स होती हैं उनको ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इसी की वजह से जो हमारी सारी की सारी हायरार्की है उसकी एक फॉर्मेशन भी हो रही होती है। फर्दर हम अब बात करते हैं एक कंसेप्ट की जो कि है यूसाइकिया का। तो इसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो था ना ये मेस्लो ने दिया था इन 1971, जब उसने अपनी थ्योरी की फर्दर एक्सप्लेनेशन वगैरह एक्सप्लेन कर दी थी 1970। उसके बाद उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था और इसकी स्टेटमेंट ये थी कि हैविंग आर मूविंग टुवर्ड्स द सुपीरियर बीइंग आर सुपीरियर सोल। लाइक हम जो है जब अपनी ग्रोथ मोटिव्स को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद एक स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद जब हम इस स्टेट पे पहुंच गए तो वहाँ पे जो हम एक सुपीरियर बीइंग के तौर पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब ये सुपीरियर बीइंग की जो एक स्टेट या फिर एक जो नाम उसने इनको दिया था वो यूसाइकिया का था, ठीक है, यानी एक हायर बीइंग या फिर एक ऐसा पर्सन जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज होता है, उसने वो हासिल कर लिया होता है जो एक्चुअली है, अपनी ज़ात को हासिल कर लिया होता है। अगर मैं एंड पे समरी के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो सारी की सारी समरी बेसिकली ये है कि हमारे दो तरह के मोटिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डी मोटिव जो कि डेफिशिएंसी से रिलेटेड होते हैं और ये हमारी लोअर लेवल ऑफ नीड से रिलेटेड होते हैं, लाइक फिजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, नीड ऑफ सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम। और किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से एक स्टेट ऑफ टेंशन आती है जिसको ओवरकम करने के लिए पर्सन अर्ज करता है और अल्टीमेटली एक फॉर्मेशन ऑफ गोल भी हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर भी साथ ही होती है। दूसरी टाइप ऑफ मोटिव है हमारी बी मोटिव्स जो कि रिलेटेड हैं ग्रोथ से, ग्रोथ रिलेटेड टू द फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ एज वेल। इसमें दो तरह की नीड्स आती हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम की कुछ हद तक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज अ होल। अगर एक पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाता है और वो अपने आप को अचीव कर लेता है जो वो एक्चुअली है, तो वो एक सुपीरियर बीइंग के तौर पे देखा जाता है या सुपीरियर सोल के तौर पे देखा जाता है। और उस सुपीरियर बीइंग को जिस टर्मिनोलॉजी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था वो यूसाइकिया है।
तो यहाँ पे एंड करते हैं।